तो जो हिमाचल जीके वाला, वैसे तो प्री का एक सिलेबस है ना, बट जो डिफाइंड सिलेबस है एक, वो दे रखा है इन्होंने मेंस में, है ना। और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो भी इसी तरह से रहेगी कि हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि मेंस के अंदर क्या होता है, सारे कवर जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाते हैं, है ना। और देखो अभी तक हम कैसे पढ़ते थे, जब से हम पढ़ाते थे कि पहले हम ज्यादा फोकस प्री पे करते थे, और प्री वाला सिलेबस खत्म होने के बाद फिर हम मेंस पे करते थे, है ना। अब धीरे धीरे क्या है कि थोड़ी अप्रोच हम चेंज कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो पेपर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा ना बढ़ता जा रहा है, एक जो स्टैंडर्ड है उसका वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस साल वाला दिया था किसी ने, इस साल वाला पेपर जो भी हुआ था, बल्कि आजकल तो मेंस चले हुए हैं उसके, है ना। तो अगर आप देखोगे इस साल वाला पेपर, तो उनका जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया हुआ है। तो अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से करोगे जीएस की तैयारी तो ज़्यादा सही रहेगा, और खासकर हिमाचल की भी। अगर देखो, अगर हम हिमाचल जीके की बात करें तो प्री में तो इसका रहता है 100 में से 23 या 24 क्वेश्चन आता है, 23-24 क्वेश्चन आता है। अब अगर आज से एक साल पहले देखेंगे क्वेश्चन तो सीधे आते थे, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही पॉइंट आएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कांगड़ा फोर्ट किस राजा ने बनाया था, तो अकेला क्वेश्चन होगा वो, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में से एक आंसर निकालना है। अब क्या किया इन्होंने इस साल, जो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। अब पहले स्टेटमेंट देंगे कांगड़ा फोर्ट इस राजा ने बनाया था, दूसरी स्टेटमेंट देंगे कि कांगड़ा फोर्ट इस नदी के किनारे पर है, और तीसरी स्टेटमेंट देंगे कि कांगड़ा फोर्ट किसी टाइम गोरखास ने इसको एक्वायर करने की कोशिश कर दी थी ऑलमोस्ट, है ना। उसमें दे देंगे डेट, किस डेट को करा था। एक दे देंगे कि कभी रंजीत सिंह ने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर किया था और वहां पे उन्होंने अपना गवर्नर अपॉइंट किया था। तो अब देखो ना, इसके लिए क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया, 4 क्वेश्चन बना दिए। ये तो है एक ही पॉइंट के अंदर, अगर कांगड़ा फोर्ट की बात है तो कांगड़ा फोर्ट की हो रही है। और इस बार ये भी देखने को मिला इन्होंने एक क्वेश्चन को 4 भाग में बांटा हुआ है। एक स्टेटमेंट दे दी संसार चंद मैसे, और दूसरी स्टेटमेंट दे दी कोई राजा है जोरावर सिंह, वो कहीं जम्मू का राजा है, जम्मू के राजा का गवर्नर है आगे, और वो गवर्नर आगे जाके लाहौल स्पीति को एक्वायर करता है। दूसरी स्टेटमेंट में वो डाल दिया, तीसरी स्टेटमेंट में कोई और डाल दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक 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 टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, उसमें से आंसर पूरा ही नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तो आंसर पूरा होगा। पता चले 4 स्टेटमेंट है आपके पास, है ना। अब 4 स्टेटमेंट में क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट तो आपको आती है और एक स्टेटमेंट वाला आपने टॉपिक ही छोड़ रखा है। तो इसलिए आपको क्या है कि अब थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको एक बार थोरोली पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से प्री की तो ये बात है। और प्री में क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादातर फैक्चुअल रहता है ना। एचपीजी के हैवी फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा, देखो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, है ना, अब साइंस स्टूडेंट का क्या रहता है, उनकी जो पढ़ने की आदत होती है ना, हर चीज को लॉजिकली समझने की। अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, शायद ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और कहीं कहीं आपको लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बुशहर स्टेट इतनी बड़ी स्टेट है ना, जो आज की डेट में शिमला और किन्नौर है। अब बुशहर स्टेट में जो राजा प्रद्युमन था, अब प्रद्युमन के आने के पीछे वहां पे 3 स्टोरियां हैं। तो पहले तो प्रद्युमन ने जब आया था तो वहां पे कोई ऐसा राजा जो कोई डेविल टाइप राजा था, उससे लड़ना पड़ा उसको, कोई बानासुर करके मानो राजा था। तो अब आप बोलोगे कैसे कैसे हो सकता है कि राक्षस राजा कहाँ से आ गया बीच में। और उसके बाद 3 देवता कहीं पैदा होते हैं, वो होते हैं उत्तराखंड में, देव पुराण, तप पुराण, अन्न पुराण। अब उनमें से एक देवता कहाँ पे आएगा, बुशहर में आएगा। और बुशहर में क्या करेगा, उस पहले वहां पे जो ठाकुर थे उनको हराएगा। अब फिर आप बोलोगे देवता कैसे हराएगा, है ना। अब आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी, फिर से बताओ ना, लॉजिक थोड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या करेगा, जो वहां का मेन राजा था उसको मार देगा, और उसके बाद कामरू में फोर्ट बनाएगा और वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, और फिर जाके एक राजा ले आएगा, किसको, प्रद्युमन को राजा बिठा दिया। दूसरी स्टोरी कोई और होगी इस तरह से, तीसरी कोई और होगी। तो एक राजा के ऊपर कितनी है, 3 स्टोरी। तो अब देखो ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये एक बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है, देवभूमि इसीलिए बोला गया। अब कुछ कुछ बातें माननी पड़ेगी आपको, है ना। अब जिस सर्विस के लिए आप जा भी रहे हो, वो सर्विस की भी यही इसी तरह से इसकी एक डाइवर्स नेचर है इस सर्विस का भी। अब जिस दिन आप मान लो एचएस बन गया है, तो एचएस बन गया तो उस एरिया का जो मंदिर कमेटी होती है तो उसके तो आप हेड बनोगे। तो वहां तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी लोगों की इसके साथ जुड़ी हुई है, जो उनकी फीलिंग जुड़ी है लोगों की।
है ना। तो इस तरह से जिस सर्विस में आप जा रहे हो उस सर्विस में भी इसी तरह की जॉब है, क्योंकि आपने क्या करना है, सारी चीज देखनी है। कहीं पे डिजास्टर आ रहा है उसको भी आपने काउंटर करना है, कहीं लोगों ने मंदिर को लेकर कुछ ऐसी बात बोल दी, वहां भी आपको जाना है, क्योंकि वहां लोगों का बिलीफ जुड़ा हुआ है इस चीज के साथ। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग वैसी रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे अगर आप देखोगे एचएएस में तो नहीं है ये पेपर अलग से, यूपीएससी में एक पेपर है एथिक्स, इसका पूरा नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एथिक्स तो देखो बाद में आते हैं लोगों के, तो एथिक्स से पहले क्या होती है, हमारी एक इंटीग्रिटी होती है अपने मन की। तो उस देखो अब इंटीग्रिटी वालों को इंटीग्रेट करना चीजों को, पर यहाँ बाहरी चीजों की इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है, आपके अंदर की प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, और आपके एक मोरल जो करेक्टर है उसकी बात हो रही है। तो जैसा आपका एक करेक्टर बनेगा, और हो सकता है कि आपका करेक्टर बन चुका है, इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या डाला इसमें, एप्टीट्यूड। अगर आपका करेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो तो आपका एटीट्यूड है, दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंसीव नोशन। हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हो गए या ऐसे स्कूल में पढ़े होगे जहां पे मंदिरों के बारे में कभी बात ही नहीं होगी, या तो उसको गलत ही ठहराया होगा। हो सकता है ना आपके पेरेंट्स नास्तिक हो गए और आपके अंदर वही चीज आ गई, तो वो चीज ना आपको स्कूल सिखा सकता ना सोसाइटी सिखा सकती, वो तो आपके अंदर बन गई है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बना हुआ जो इस बिलीफ सिस्टम है इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो वो इस पे बहुत टिकती है। अब आपको मान लो आपको कहीं ऐसा रिक्रूट कर दिया कांगड़ा वाला एरिया में, वहां पे आप ज्वालामुखी जो टेम्पल है उसकी आप ट्रस्ट के हेड बना दिए, तो वहां पे आप कैसे बोलोगे आप ये बात, मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। क्योंकि उस दिन तक जिस दिन तक आप सर्विस में नहीं गए उस दिन तक तो आपका पर्सनल था ये मुद्दा, अब तो आपका किसका बन गया, सोसाइटी का बन गया। तो अब आपका नहीं चलेगा, तो आपका एक करेक्टर किस बेस्ड होना चाहिए, एटीट्यूड बेस्ड ना होके एप्टीट्यूड बेस्ड होना चाहिए, है ना। तो ये इसको भी आप समझो। तो इसलिए क्या है कि देखो अभी तक आपने अगर साइंस बेस पढ़ा भी है तो आप ये समझ लो कि अब थोड़ी चीजें आपको लॉजिकली तो समझनी है, बट कहीं पे जाके आपको थोड़े से अपने इमोशन भावनाएं भी थोड़ी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली किसकी तैयारी कर रहे हैं हम, स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, है ना। जो स्टेट के अंदर जहाँ जाओगे वो तो सबसे बना हुआ है, और जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपको डाइवर्स चीजें देखनी पड़ेगी, कहीं पे रिलीजन की बात होती है, कहीं पे कल्चर की बात हो रही है, कहीं पे किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हिमाचल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसा एंगल भी रखना पड़ेगा, है ना। जहां लगेगा आपको ज्यादा लॉजिकली सोचना है लॉजिकली सोच लो। अब मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक है और हिमाचल प्रदेश प्रोन है डिजास्टर के लिए, तो वहां पे आपको पूरा पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट है वो समझने पड़ेंगे, है ना, और डिजास्टर के कुछ कंसेप्ट है वो समझने पड़ेंगे। तो वहां नहीं आप ऐसे बात कर सकते, तो उसके लिए आपके पास दूसरा तरीका है। तो इसलिए दोनों एंगल से समझना है कि आप ये समझ लो कि अभी तक आपने साइंस पढ़ी है तो आगे आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, पहला बात। अब दूसरी बात क्या होता है कि जब तक पढ़ रहे हो आप कैसे पढ़ रहे हो, कि एक तरीके से पढ़ रहे हो, है ना, जहां आपको लगता है कि छोड़ भी दो इस चीज को, यहाँ पे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हिमाचल जी के है ये थोड़ी फैक्चुअल है। अब इसमें आपको राजाओं के नाम भी याद करना है, राजाओं की रानियों के नाम याद करना है, और राजाओं के बच्चों के भी करना है ना, राजा ने कौन सा मंदिर बनाया ये भी करना है। तो इस तरह से क्या कि फैक्ट्स बहुत सारे जुड़ जाते हैं। अब इन फैक्ट्स को सभी को तो याद कर नहीं सकते, है ना। तो कुछ कुछ आपको अपना तरीका लगाना पड़ेगा, कहीं पे आप स्टिकी नोट्स लगाओगे, कहीं पे आप निमोनिक्स लिखोगे, है ना। और एक ये भी बात है कि सारे ना पढ़ के कुछ पढ़ लो। अब जैसे हिमाचल में लेक्स है, कई सारे लेक्स हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि इनमें से कौन सी लेक कहाँ पे है। अब 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 में से आपको 3 पता है, उन्होंने पूछ लिया कि कौन सी लेक ऐसी है जो लाहौल स्पीति में है। अब एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने चंद्रताल, चलो चंद्रताल या छोड़ो दीपक ताल, दूसरा दे दिया चंद्रनहान, तीसरा दे दिया रिवालसर, चौथा दे दिया रेणुका। अब हो सकता है आपने दीपक ताल कभी सुना ही नहीं है, बट जो 3 तो सुने हैं ना। अब ये पता होगा रिवालसर कहाँ पे है, किधर है रिवालसर, मंडी में, है ना, जो पहली बार सुन रहे तो थोड़ा। और दूसरी कौन सी बोली मैंने, चंद्रनहान, चंद्रनहान कहाँ पे है, शिमला में, है ना। तीसरी कौन सी बताया मैंने आपको, रेणुका। तो अब एक दीपक ताल आपने सुना ही नहीं कभी नहीं, तो हो सकता है कि एलिमिनेशन लगा के आपका आंसर निकल जाए।
बट उसके लिए आपको ज्यादा पता होना चाहिए। अगर 2-4 नहीं पता ना तो निकल जाता है आंसर। सेम राजाओं का है। अब राजाओं का भी ऐसा ही है, अगर आपको 3 राजा पता है और जो आंसर हो सकता है नहीं पता है तो वैसे भी किया जा सकता है। तो प्री में आपको ज्यादा सटीक पता होनी चाहिए चीजें, बट मेंस में आपके पास एक ये लग्जरी रहती है, अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा। क्लियर है जी बात? याद है। अब जो पेपर वन है इसके अंदर पहला पार्ट है हिस्ट्री। अब शुरू में लिखा होगा, देखो इसमें इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मीडिएवल स्टेट्स। अब स्टेट कौन सी बात की गई इसमें? कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। बट अब इनसे तो नहीं बनेगा बात, क्योंकि इनसे और भी बड़ी सारी स्टेट निकली है, इनके रिलेशन भी बहुत सारे रहे हैं। अब देखो मीडिएवल, इन्होंने अर्ली मीडिएवल की बात करी है, पर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एंशिएंट से। अब मीडिएवल कौन सा पीरियड माना जाएगा? जब यहाँ पे मुस्लिम का अटैक हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगली जो बात होगी वो सीधी किसके ऊपर होगी? हिल स्टेट्स का रिलेशन विद मुस्लिम। मुस्लिम में कौन आएगा पर्टिकुलरली? है ना, मुगल्स। और जब मुगल्स यहाँ पे थोड़े कमजोर हो रहे थे उस टाइम यहाँ पे कौन आ जाएंगे? सिख। तो हिल स्टेट का रिलेशन विद सिख। अब जो जब मुस्लिम मुगल कमजोर हो रहे हैं, सिख यहाँ पे है, और उधर से कौन है? ब्रिटिशर्स। तो रिलेशन विद ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज और आएगी, वो हो गया गोरखास। क्योंकि गोरखास का एक बड़ा टारगेट था, उनको एक हिमालयन स्टेट बनानी थी, हिंदू हिमालयन स्टेट, जो कि कहाँ से होगी? सिक्किम, तिब्बत, गढ़वाल, हिमाचल। तो इस तरह से जो गोरखा लोग हैं उनका साउथ इंडिया के लिए कोई नहीं था उनका रोल, पर उनको कहाँ पे था? है ना। तो इस तरह से एक ऐसा फेज चलता रहा कि अगर लास्ट में पहुंचेगा हम, तो एंड में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे कौन 3 पावर लड़ रही है हिमाचल के ऊपर? सिख, गोरखास एंड ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स ने सिखों को बाहर का हरा दिया, 2 वॉर सिखों के साथ उनको हरा दिया, और उससे पहले हरा चुके थे गोरखास को, और बाद में कौन रहे यहाँ पे? ब्रिटिशर्स। तो अब देखो, अब इसी का आगे अगला पार्ट क्या बताएगा कि हिमाचल का रिलेशन तो किसके पास है, किसके साथ आएगा? मुगल्स, सिख, ब्रिटिश एंड गोरखास। अब उसके बाद आप देखो ना, जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रह हो गए यहाँ पे, तो ज्यादा पीरियड किसका मानेगा हम? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी? तो सोशल इकोनॉमिक एंड दूसरी जो भी कल्चरल कंडीशन के ब्रिटिशर्स के टाइम में, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें थी हिमाचल के अंदर। जैसे बेथ सिस्टम था, बिगार सिस्टम था, जो हिमाचल को इकोनॉमी को रन करते थे। तो कॉलोनियल पीरियड का जो ब्रिटिश पीरियड है, इसमें क्या है? यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हुई और यहाँ की सोशल डेवलपमेंट कैसी हुई। और अब ब्रिटिशर्स यहाँ रह रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल भी कहाँ बना दिया? शिमला बना दिया। और उधर से बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, कभी सिखों के साथ लड़े, कभी गोरखा के साथ लड़े, फिर 1857 की क्रांति दिल्ली में हुई। तो इनका नॉर्थ इंडिया के साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई, और इसलिए इन्होंने कैपिटल भी वहां शिमला बना रखी थी। तो अब इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए, अपनी आर्मी को रखने के लिए, इन्होंने बनाया शिमला हिमाचल में क्या? कैंटोनमेंट्स। तो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंटोनमेंट इन हिमाचल। अब देखो, अगर कैंटोनमेंट की अगर आप बात करेंगे, अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो सिलेबस है ना हमारा, वो ओवरलैप करता है आपस में। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम कैंटोनमेंट, और आगे हम पढ़ेंगे अर्बन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो अर्बन डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि आज की ही है। तो अर्बन डेवलपमेंट तो राजाओं का टाइम हो गई थी, है ना। अजबर सेन ने मंडी बनाया, उधर साहिल वर्मन ने चंबा बनाया, है ना। और उसी तरह से जितना रोल ब्रिटिशर्स का है अर्बन डेवलपमेंट करने में, उसकी जो नींव रखने का रोल है वो है गोरखास का। तो गोरखास ने जो जो अपने पोस्ट बनाए, चाहे कसौली बनाया, दक्षाई बनाया, शिमला वाला एरिया बनाया, और उसी को क्या कर दिया बाद में ब्रिटिशर्स ने? छोटे छोटे टाउन बनाए और अपने क्या बना दिए? कैंटोनमेंट्स। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिलेबस है ना वो आपस में ओवरलैप करता है, और कई चीजें आपको ऐसे भी नहीं पढ़नी है सारी, वैसे भी समझ आ जाती है। अब उधर से उन्होंने कैंटोनमेंट बना दिए, तो कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे? अर्बन डेवलपमेंट इन हिमाचल। अब हिमाचल की 90% पॉपुलेशन आज भी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। 10% क्या यहाँ पे सिटी वाली लाइफ जीता है। अब गांव की जो लोग हैं तो उनका बहुत कम लिंक होता है मार्केट के साथ।
उनको मार्केट मार्केट में बेचने का उतना आइडिया नहीं होता। तो जब ये छोटे छोटे कैंटोनमेंट बनाए, आर्मी रखी दक्षाई सोलन एरिया में, तो गांव के लोगों ने उनको दूध सब्जियां देनी स्टार्ट कर दी। तो किसका कंसेप्ट आ गया, छोटी छोटी मंडियां और छोटा छोटा ट्रेड। तो ये पेपर 3 का पार्ट है, मार्केट हो गया, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गई। क्लियर है बात। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, अब आप सिलेबस के साथ होता है ना एक, उसको इधर उधर कर देना। तो जब आप सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि 40% जो 30% जो सिलेबस है वो उसी के अंदर सब्ज्यूम हो रहा है। तो नेट कितना बचा आपके पास, 70% बचा। तो थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिलेट करनी पड़ेगी, चीजें जोड़नी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद क्या होगा, 5 ईयर प्लान बनेगा। अब देखो एक लिखा है उन्होंने 8 नंबर पे, सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। तो सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज, तो हिमाचल देवभूमि रहा है। तो आर्ट कहाँ दिखाई होगी लोगों ने, टेम्पल्स में दिखाई है, टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखाई है, यहाँ का ड्रेस में दिखाई है, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, है ना, चंबा में वो कॉपर की बनती है ना, प्लेट्स बनती है। जैसे इस बारी अनुराग ठाकुर ने उनको बड़ा प्रमोट किया है। कब किया था, जब ओलंपिक्स के जो जीत के आए थे ना लोग, उनको जो दिया गया था, उनको रिवॉर्ड दिया गया, जिस तरह से उनको, है ना, उनको ऑनर किया था, तो उसमें वो प्लेट दी गई थी, है ना। तो ऐसे आर्ट के फॉर्म में बड़ी सारी चीजें आएगी, फिर टेम्पल, फिर मोनेस्ट्रीज, है ना। तो अब जो कल्चरल हेरिटेज है, तो कल्चरल हेरिटेज कुछ भी हो सकता है। कल्चरल हेरिटेज जरूरत नहीं टेम्पल ही आएगा, है ना। कल्चरल हेरिटेज में हम बोलेंगे कि शिमला काल का रोड है, वो तो यूनेस्को में भी ऐड है ना, कांगड़ा फोर्ट है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक है, तो इतना लिखा हुआ है, बट इसको आपने हर तरफ से देखना है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हिस्ट्री वाला। अब आप क्या करो, अभी देखो ना, अगला पार्ट तो वैसे ज्योग्राफी का है। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप क्या करो, पेपर 2 में है ना, जो पेपर 2 है, पेपर 2 की यूनिट 1 की सब यूनिट 3। तो अब देखो, तो एक जमाना टाइम ऐसा आ जाएगा ब्रिटिशर यहाँ से चले जाएंगे, अगर हम हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करें। तो ऐसा नहीं कि सारा इकट्ठे दे रखा है। तो अगर ब्रिटिशर यहाँ से आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। तो हिमाचल में एक राजनीति स्टार्ट हो जाती है, आजाद हो गया देश, ब्रिटिशर चले गए यहाँ से। तो जब ब्रिटिशर चले गए यहाँ पे, एक राजनीति स्टार्ट हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स। अब उस राजनीति में देखो, राजनीति में क्या होता है, हमेशा जब भी राजनीति होगी 2 ग्रुप हो गए, पॉलिटिक्स होगी। अब एक ग्रुप जो लोअर हिमाचल है, कांगड़ा है, वो तो अभी किसका पार्ट है, पंजाब का, और सिर्फ अपर शिमला है अभी हिमाचल, और जो बिलासपुर है, जो कहलोर था, वो भी अलग ही है। तो इस तरह से इनके आपस में खींचातानी स्टार्ट हो गई कि कांगड़ा इधर आए या कांगड़ा उधर ही रहे, बिलासपुर कहाँ जाए, है ना। बिलासपुर बोलते तो मुझे तो पंजाब जाना है, कभी कभी बोलते तो मुझे पाकिस्तान भी जाना है। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। और हिमाचल जो बना हुआ है उसकी कुछ अपनी कंडीशंस थी। अब राजनीति जब स्टार्ट होगी तो उस राजनीति में लीडरशिप पैदा हो जाएगी, हर एक लीडर चाहेगा मेरा डोमिनेंस इसी एरिया में हो। तो जब ये राजनीति स्टार्ट होगी, आगे जाके यही राजनीति किसके लिए होगी, कि हिमाचल बोलते अब सेंटर के साथ राजनीति करेगा कि हमें स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड नहीं दिया, नहीं तुम तो पंजाब में मिलने वाले हो, वहां से बचा के फैजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि उनको नहीं मिलाओ, इनका कल्चर, लैंग्वेज, खाना पीना डिफरेंट है, तो इसलिए बना दिया यूटी। फिर यूटी से क्या मांगने लग गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्टोर कर दो, वहां पे राजनीति चली। और फाइनली किसके लिए राजनीति हो गया, वो पंजाब से निकाल के क्या दो, स्टेटहुड बाद में, उससे पहले 66 में क्या दे दो, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, 3 डिस्ट्रिक्ट अभी भी कहां पे है, पंजाब में। और उन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस टाइम क्या था, अलग अलग तरह की मूवमेंट थी। अब कोई डिमांड कर रहे थे कि हमें जाना है पंजाबी, तो वो जो एक मूवमेंट चल रही थी पंजाब के अंदर, उस मूवमेंट का नाम था महापंजाब, कि बड़ा पंजाब बनाना है। अब बड़े पंजाब के अंदर जो सिख लोग थे वही डर गए, अगर बड़ा पंजाब बन गया, हिंदू लोग यहाँ पे बहुत सारे आ गए, हम तो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया वहां पे पंजाबी सूबा, कि ऐसे लोगों ने जो सिख है जाने दो जिन्हें जाना है। तो वहां पे 2 मूवमेंट चल रही है पंजाब के अंदर, 2 मूवमेंट चल रही है, किसके लिए चल रही है, महापंजाब के लिए, कि जिसको जनसंघ, शांता कुमार जी भी उस टाइम एक्टिव थे उस पार्टी में, तो वो चाहते कि बड़ा पंजाब हो और उसके अंदर हिंदू मेजोरिटी में हो, क्योंकि उस टाइम हरियाणा में उसी का पार्ट था। और अब जो वहां सिख थे वो इनसिक्योर हो गए, उनको क्या लगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा हम तो आ जाएंगे माइनॉरिटी में,
तो वो बोलते हैं नहीं, हमें सिर्फ पंजाबी बनना है। अगर धर्म के नाम पर एक देश बन सकता है पाकिस्तान, क्या हम एक स्टेट नहीं बन सकते? और उधर हिमाचल में पॉलिटिक्स चल पड़ी, किसके लिए? बिग हिमाचल। तो एक ऐसा दौर था 47 से लेकर कब तक, 66 तक, जब प्रॉपर पॉलिटिक्स चलती है। और उसका नतीजा ये निकला, अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? पंजाबी सूबा, पंजाबी सूबा की, पंजाबी लोगों का। अगर पंजाबी सूबा की जीत हुई तो किसकी जीत होगी साथ में? बिग हिमाचल की। हिमाचल बन गया। अब हिमाचल अगर एक बारी बन गया तो अब रोल आएगा, अगला जो टॉपिक है, अब होगी अंदर पॉलिटिक्स, राजनीति प्रॉपर। दो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। इधर बन गई कौन सी पार्टी? कांग्रेस। और इधर बन गई कौन सी? बीजेपी। पहले जनसंघ था, है ना, तो फिर जनता पार्टी, फिर जाके बीजेपी। तो अब यहाँ पे दो दो पार्टी बन गई। अब दोनों ने अपनी राजनीति करनी है। तो यहां से एक शब्द निकलता है जो आपके सिलेबस में लिखा है, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो रीजन बन गए, जिसको कॉमन भाषा में क्या बोला गया? अपर एंड लोअर। और पॉलिटिकल की भाषा में क्या बोला? पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। और इधर की इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर पे, इधर की इकोनॉमी गवर्नमेंट जॉब पे, है ना। तो और ये पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म हर बारी क्वेश्चन आता है मेंस में। ये है क्या है, इसके कॉज क्या है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। और उसके बाद एंड होते 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 कहाँ पहुंच के इतना बड़ा लेवल ले लिया इसने, टोपी के नाम पर पॉलिटिक्स हो गई। तो उसका जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप क्या था? जब बीजेपी और कांग्रेस टाइम क्या था? लाल टोपी और हरी टोपी। तो ये सारा किसका पार्ट हो गया? पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। अब इस पॉलिटिक्स को और ज्यादा आगे धक्का देने के लिए कुछ बन जाता है प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप क्या होगा? अपने इंटरेस्ट के लिए बनेगा। और जैसे अपर शिमला में प्रेशर ग्रुप बनता है, जो एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन का था, उसका बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस पार्टी के साथ रहने का। तो प्रेशर ग्रुप को भी रहेगा, बात समझ रहे बात। तो ऐसे ऐसे होते होते फिर 71 में, तो 66 के बाद ये लड़ाई चलती रही। तो 66 के बाद दो फाइट होगी, एक तो स्टेटहुड के लिए और दूसरी किसके लिए? ये जो सब रीजनलिज्म है, ये अभी तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। बट अभी हुआ क्या, थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जो अभी जो सीएम बने हैं वो इतने कोर एरिया से नहीं है। ना तो धूमल की तरह बिल्कुल ही कोर लोअर से आएंगे, और ना ही वीरभद्र की तरह ऊपर से आएंगे। तो देखो जी, तो अब ये तो हो गया कौन सा वाला, ऐसा सा। अब देखो शुरू से हिमाचल कैसे बनेगा, है ना, हिमाचल का इन पावर के साथ क्या लिंक रहेगा, और आगे जाके हिमाचल में क्या क्या पॉलिटिक्स होगी। तो अब आ जाओ उसके पेपर 1 के फिर से सेकंड यूनिट, सब यूनिट 3। अब ये किसकी बात करेगा? ज्योग्राफी की। अब देखो अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी हिमालय, शिवालिक, मिड, ग्रेटर। जैसी ज्योग्राफी होगी उस रीजन की, वैसा वहां का क्लाइमेट होगा। तो ज्योग्राफी के साथ आपकी जगह लिखोगा क्लाइमेटिक जोन इन हिमाचल प्रदेश। अलग अलग जोन बनेंगे, शिवालिक में अलग जोन बनेगा, मिड में अलग बनेगा, ग्रेटर में अलग बनेगा। और जैसे क्लाइमेट जोन होंगे वैसे वहां का एग्रीकल्चर होगा, एग्रो जोन बनेंगे। जैसे क्लाइमेट जोन होंगे वैसे वहां के क्या होगा? वेजिटेशन होगी। तो ये सारी चीज आपस में लिंक हो जाएगी। इवन जैसा क्लाइमेट होगा वैसी ज्योग्राफी होगी, और वैसे क्या होने वाला है? लोगों का कल्चर डिफरेंट हो जाएगा ना, कल्चर। और देखो इधर वाला कल्चर जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ेगी, अब पड़ने लग गई वहां पे, अब उनका कल्चर कुछ और होगा। और इधर नीचे नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा कल्चर दूसरा हो जाएगा, थोड़ा पंजाबी कल्चर आने लग जाएगा। इसका असर कहाँ पड़ेगा? हमारे कल्चर के ऊपर पड़ेगा। अब देखो, अब इसी की वजह से एक लिखा होगा वहां पे ह्यूमन एस्पेक्ट। ज्योग्राफी कई बार डिसाइड भी करती है कि वहां पे लोगों का, जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, उसके दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव कौन सा हो गया? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सेक्स रेशो कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। जैसे लाहौल स्पीति की डेंसिटी कितनी है? 2 है वहां पे, शायद 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं। पर हमीरपुर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट कैसी है? तो ये सारा क्या आ गया? क्वांटिटेटिव। और एक होगा क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होगा कि हम क्या बात करेंगे कि लाइफ में क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी तब होगी जिंदगी में जब लोगों को बहुत सारी चीजों से फ्रीडम होगी। अब फ्रीडम किससे चाहिए? अगर आपको मैं बताऊं कि आपको आजाद है, हम फ्रीडम है, देश तो आजाद है, पर क्या सब मायने फ्रीडम है? तो कुछ चीजों में अभी भी नहीं। जैसे आप यहाँ तैयारी करने आए हो, तो सबसे पहले क्या है, आपको फ्रीडम कौन से चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट से हो सकती है ना। जब तक आप अनएम्प्लॉयड होगे
तब तक तो आप इधर ही पढ़ते रहोगे। तो उसका मतलब कि आप चाहोगे नहीं कि एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रीडम फ्रॉम इलिटरेसी, असली फ्रीडम तो ये मानी जाएगी ना। और फ्रीडम क्या, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सारे क्या आएंगे, ह्यूमन एस्पेक्ट। कौन से वाले, क्वालिटेटिव वाले, कि जिसमें जिंदगी को कैसा बनाया जा रहा है, क्वालिटी वाला। ज्योग्राफी जैसी होगी, थोड़ी थोड़ी चीजें ये रिलेट करेगी। और उसी के साथ अगला क्या आएगा, कुछ सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि हिमाचल में फॉरेस्ट को भी बचाना है, इंडस्ट्री को लगाना है और टूरिज्म को बढ़ाना है। देखो 3 चीजें बड़ी जुड़ी है ना, कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसको सिक्योर करना है और टूरिज्म को और ज्यादा लेके जाना है आगे। तो टूरिज्म का कंसेप्ट चेंज होता रहा है, कभी इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, कभी कल्चरल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, कभी हेल्थ टूरिज्म की बात कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या है कि हमें हिमाचल में इंडस्ट्री भी लगानी है, और इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कोप है। कहीं पे आईटी बेस्ड इंडस्ट्री का है, कहीं पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री का स्कोप है। तो ये सारी क्या कर दी, एक जगह क्या दे दी, सारी पॉलिसी। अब जैसा कुछ होगा वैसा हिमाचल में क्या होगा, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब ये हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन एक्शन, जब सरकार एक्शन में आएगी तो क्या बोलेगा हम इसको, गवर्नेंस। और इस गवर्नेंस में जो मेन पार्ट होता है, ऊपर क्या है, गवर्नमेंट है, और इधर क्या है, सिटीजन है। जब सरकार इनके लिए काम करना स्टार्ट करेगी तो वो क्या होगा, गवर्नेंस। उसके प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा, उसके द्वारा काम करेगी वो। और इस गवर्नेंस के द्वारा होता क्या है, बेसिकली लोग सरकार से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलेगा हम इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जब लोग सरकार द्वारा हमें सर्विसेज टाइम टू टाइम मिलेगी तो सिटीजन अपने आप को एम्पावर समझ जाएगा, और उसका सीधा असर पड़ेगा इसकी, उसकी क्वालिटी पे लाइफ की। और सरकार अच्छी वही मानी जाएगी जो इफेक्टिवली सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है ना। और अब सर्विसेज अगर हमें मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने के लिए शिकायत करेंगे। तो ग्रीवेंसिव रिड्रेसल मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब जैसे उसके लिए आप पढ़ोगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट। आपको सरकार कमिटमेंट करती है कि हम आपको ये सर्विस देंगे। तो कौन सा एक्ट की बात की है यहाँ पे, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट। और साथ में किसकी बात की है, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। और साथ में ये चीजें मिलती कहां से हमें, पंचायती राज से, पंचायत इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो गवर्नेंस लोगों तक पहुंच रहा है, तो पंचायत है उसमें, सिविल सोसाइटी है उसके अंदर, आरटीआई है उसके अंदर, पब्लिक सर्विस गारंटी है उसके अंदर। तो ये सारे सिलेबस आपको इस तरह से याद रहने चाहिए। अगर याद रह गए तो आपको हेल्प करेगा ये, है ना, कि किस पार्ट में ये। अब उसके बाद देखो ना, अब ये सब कुछ चलते हुए हिस्ट्री हमने देख ली, ज्योग्राफी हमारी इस तरह की है, और ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इस तरह का है, और गवर्नेंस से हमें यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो अभी सिर्फ मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ, उसके अंदर की बातें हम करेंगे इसके बाद। अब दूसरा क्या है कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जो गवर्नेंस में बहुत सारे मायनों में आ गया है, आरटीआई को बड़ी इफेक्टिवली मैनेज कर रही है ना। और जो गुड गवर्नेंस में हिमाचल का अच्छा रैंक है, पिछली बार शायद 16-17 7 रैंक आ गया। और जो ई गवर्नेंस है उसको करने में हिमाचल और आगे है, चाहे ई कैबिनेट है, ई कोर्ट है, जो भी इस तरह की पॉलिसी होती है तो सबसे पहले हिमाचल उनको इंप्लीमेंट करता है। जैसे पॉलिथीन को बंद करना है, तो इसलिए हिमाचल क्या है, गवर्नेंस में हमेशा आगे रहा है, एजुकेशन भी अच्छी है यहाँ पे। तो अब इस गवर्नेंस में हमारे पास क्या है कि लोगों के पास साइबर जो सिक्योरिटी है उसका बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो अब सिलेबस में क्या है, कुछ चैलेंजेस है हिमाचल के लिए। तो पहली चैलेंज क्या लिखी है इन्होंने, साइबर क्राइम एंड ड्रग मीनास इन हिमाचल। अब साइबर क्राइम के लिए क्यों हिमाचल प्रोन है, और कौन कौन से क्राइम होते हैं, और क्या क्या रिपोर्ट है, और ड्रग्स के लिए क्या क्या वजह है ना। अगर आप देखोगे भी कि मलाना तो सबने सुना है ना, तो मलाना के बारे में सब सुना है आपने। तो अभी देखो, अभी एक डिसीजन निकला वहां पे, वहां के जो देवता है कौन है, तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी अभी 1-2 दिन में, ये बोला है मलाना में ना कोई शराब पिएगा, ना कोई बकरा खाएगा, और ना ही कोई और भी जो भी अंडा मुर्गा नशे वाला नशा होता है कोई, वैसा कुछ नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा एक्टिव कौन दिख रहा है आपको, वहां का देवता। इसीलिए मैं आपको शुरू में बताया था कि थोड़ा सा आपको यहाँ हटके चीजें समझनी पड़ेगी। तो अब ये क्या है, हिमाचल के लिए एक चैलेंज है। तो उससे उसको मीट करने के लिए सरकार क्या कर रही है ना। दूसरी तरफ से यही बोल रही है सरकार को, हम क्या करने वाले हैं, आने वाले टाइम में भांग को लीगलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी और भी वैल्यू है।
इंडस्ट्री के लिए वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है ना। तो अब देखो ये सारे क्या हो गए, यहाँ की प्रॉब्लम होगी। और वेरियस पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए क्या करी है सरकार, है ना। और ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ट्राइबल जो लोग हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही अलग है, जैसे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, और ट्राइबल सब प्लान है वहाँ पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्राइबल के लिए अलग से है। अब देखो ये, अब पहला पार्ट कौन सा था, हिस्ट्री वाला, फिर कौन सा देखा हमने ज्यादातर, कल्चर वाला, है ना, जैसे टेम्पल ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर क्या था, और हिमाचल कैसे बनता है, और हिमाचल की पॉलिटिक्स, राजनीति। तो हिमाचल की जो राजनीति हो अकेले हिमाचल से नहीं गवर्न होती, वो पंजाब से आके यहाँ पे निकलती है। और फिर बाद में किस तरह की पॉलिटिक्स रही, है ना, लोगों की क्या डिमांड थी, फिर यहाँ की ज्योग्राफी कैसी रही, ज्योग्राफी की वजह से क्या बने, यहाँ के क्लाइमेटिक जोन बने, क्लाइमेटिक जोन बने तो यहाँ के एग्रीकल्चर होगा, वहाँ का, यहाँ का फॉरेस्ट ऐसा होगा, यहाँ की इंडस्ट्री ऐसी होगी, और यहाँ की पॉलिसी भी वैसी बनेगी। तो इसलिए हिमाचल किस पे ज्यादा फोकस करेगा, टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है ना। और आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, क्लियर ना बात। और उसके बाद गवर्नेंस वाली बात की हमने कि किस तरह से यहाँ पे गवर्नेंस होता है, और आज की डेट से हिमाचल के लिए चैलेंजेस क्या है, और जो बाहर वाले जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से डील करना है, और जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी, टाइम टू टाइम पॉलिसी बनाएगी। अब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद हमने देखना है कि हिमाचल की इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी में क्या देखेगा हम, यहाँ की जीडीपी कैसी है, यहाँ की इंडस्ट्री कैसी है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर करता है जीडीपी में 18%, और सर्विस करता है करीब करीब 40%, इंडस्ट्री करती है करीब करीब 40%। और इसके लिए गवर्नमेंट करके आ रही है, एक पूरा जो पेपर 3 है, इसकी यूनिट 1 का सब यूनिट 3 है, वो सारा किसके ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर। और इस इंडस्ट्री में हर चीज की बात की गई है, इसमें इकोनॉमी में इंडस्ट्री की है, एग्रीकल्चर की है। और देखो जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर पहले कन्वेंशनल एग्रीकल्चर था, अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो एक शब्द है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसी क्रॉप की तरफ जाना चाहते हैं जहां पे कैश क्रॉप हो, बट उसकी कुछ अपनी चैलेंजेस है। अब देखो जी, अब ये सब कुछ हो गया, अब अगेन फिर से किसकी बात आती है, टेक्नोलॉजी की। अब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज करनी है, स्पेस में स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करनी है, हिमस्वान, लोकमित, है ना, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारे किस पे बेस हो गए, सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो हमारी गवर्नेंस चलती है वो अब किससे चलती है, ई गवर्नेंस, और उसमें बड़ा रोल किसका है, टेक्नोलॉजी का। तो पेपर 3 के अंदर यूनिट 2 की जो सब यूनिट 3 है वो सारे के सारे किसके लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए। अब अगर आप देखोगे ना, इसी में देखना पेपर 3 यूनिट 3 सब यूनिट 3 के अंदर रेलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने कुछ चीजें समझ के करनी है ना, अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने। पहले आईटी पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी कहाँ पे आ गया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी स्टेट के पास क्या है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि अपने पास क्या है, क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन है तो डाइवर्सिटी आएगी आएगी। अब देखो ना, एक बात है यहाँ पे, कुछ चीजें यहाँ आपको एग्जांपल दूंगा मैं, आपने चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है। कई बार देखो क्या होता है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी तरह से, पर मैं बताता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है आपकी रीडिंग प्रैक्टिस में, कि आप पढ़ते कैसे हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखना है यहाँ पे, अगर मैं इस टॉपिक को उठाऊं, अब यहाँ पे क्या लिखा है आपका, रेलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद लिखा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब अगर मैं इसको इन्हीं लाइन को, क्योंकि सिलेबस में ऐसी लिखी हुई है इसलिए हमने ऐसे लिखी हुई है, अगर मैं पढ़ूंगा तो किस तरह से पढ़ूंगा। देखो सबसे पहले क्या पढ़ूंगा मैं यहाँ पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात करती है मैंने, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज। अब आप ये बताओ कि आपको कुछ एग्जांपल याद आता है कि हिमाचल के लोगों के पास कुछ पुराने नॉलेज है, कुछ पुरानी विजडम है, ऐसा है कुछ जिसके ऊपर काम करता है, जिसको बोलता है घराट। सुना आपने घराट, देखा ना, कैसे चलता है घराट, पानी से। और देखो ना बिजली लगेगी ना तेल तेल लगेगा, कुछ भी लगेगा उसमें, और उसमें से आटा बनाया जाएगा, उसमें पीसा जाएगा। तो वो क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज। और क्या है हो सकता है ऐसा, हैंडलूम होगी,
है ना। तो हैंडलूम भी किसके बेस्ड है, ट्रेडिशनल नॉलेज पे। और तीसरी चीज कोई और लिख लो, जैसे कूल, है ना, पानी जो डालता है सिंचाई के लिए। और कूल होगी तो जो कंटोर फार्मिंग होती है, सीढ़ीदार खेत, तो यहाँ पे जो ये कूल है ये भी क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब देखो कोई ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों हमें ये करना पड़ा, क्योंकि फिर से अगेन वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब चंबा का चप्पल है तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी, वहां की हिस्ट्री ने बनाया चंबा की चप्पल को। क्योंकि चंबा में लोग क्या पहनते थे, पूले बोलते उसको, घास के। तो एक मैरिज हुई, रानी प्रिंसेस की मैरिज हुई कांगड़ा से चंबा, उसको पहले पता था यहाँ लोग जूते नहीं पहनते, तो अपने साथ क्या ले गई, मोची को ले गई। तो उसने बनाए, लोगों ने देखा ऐसे ही बनता है, तो बनने स्टार्ट हो गए। और जैसे इधर शॉल बना कहाँ पे, किन्नौर का शॉल है, कुल्लू का शॉल है ना, बड़े फेमस है ना वो, क्योंकि वो इसलिए बने वहां सर्दी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं, ऊना में क्यों नहीं बने, किसकी वजह से है, वही ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। अब अगर उन्होंने जहां पे जरूरत पड़ेगी तो वो उस चीज को यूनिक लेवल तक लेके जाएंगे, कि बहुत बढ़िया बना दी उन्होंने। तो देखो अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगला टॉपिक में अपने आप क्या पढ़ूंगा, जीआई टैग। देखो जो चीजें यहां से निकलेगी जो यूनिक होगी, उनको सरकार क्या दे देगी, जीआई टैग का। तो अब देखो उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको समझनी पड़ेगी चीज। तो इसलिए क्या कर दो, आप सीक्वेंस बना दो इसका, कि पहले हमारे देखो, अब इससे पहले अगर मैं जोड़ दूं ना चीज, तो इससे पहले क्या पढ़ूंगा मैं, यहाँ के क्लाइमेटिक जोन, यहाँ की ज्योग्राफी, थोड़ा सा यहाँ के कल्चर। तो जिस दिन मेरे को ये चीजें समझ आ गई ना, तो ट्रेडिशनल विजडम वाला जो पार्ट है वो हर जगह का अपने आप आ जाएगा। और जो अच्छी तरह से निकलेगा, जिसको सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जिसके लिए सरकार काम करती है, उसको क्या मिलेगा, जीआई टैग। अब जैसे आपने सुना होगा आजकल चुल्ली ऑयल, चुल्ली का तेल होता है ना, चुल्ली होती है, तो उसका जो तेल है उसको जो निकालने का तरीका है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बताया गया, वो लोगों कहाँ पे, घर पे हो। तो वो भी किसके बेस्ड है, ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस्ड पे। तो वहां की कंडीशन कैसी थी कि जहां पे चुल्ली, किन्नौर, शिमला, कुल्लू में होता है, बाकी तो नहीं होगा ये। तो अब देखो जीआई टैग मिलेगा। अब अगर जीआई टैग बनेगा तो अगला टॉपिक इसमें क्या लिखा होगा, इसकी रेलेवेंस और इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रोल। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद अगला क्या आएगा, इसका रेलेवेंस। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कि हम नेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम वैसे का वैसे रख रहे हैं उसको। अब आपने घराट लगाया तो घराट के साथ 1% भी छेड़छाड़ नहीं, बल्कि उसको बचाया गया, उसको प्रिजर्व किया गया। और कंट्रोल फार्मिंग की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो इस तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आगे जाके इसका क्या होगा, रेलेवेंस। अब अगर हमें जीआई टैग मिल गया किसी प्रोडक्ट को, अगर आप अभी अभी याद है आपको, किसी लेटेस्ट आपको याद है अभी कोई मिला है किसी को, रेड राइस अभी नहीं मिला, उसको मिलने वाला है, जिसको लाहौल स्पीति में, एक तो वहां के पुले जूते और वहां के ग्लव्स और क्या था, सॉक्स, उसको मिला है अभी। अब एक बात समझो आप, अगर उनको मिल गया तो आपको क्या क्या आप दिमाग में पॉइंट आएगा कि क्या, देखो ना शुरू में हमने लिखा था क्या, आर्टिस्टिक एंड हेरिटेज पढ़ा था ना पेपर 1 में। तो अगर जीआई टैग मिल गया तो दोनों काम को फुलफिल कर रहा है, आर्टिस्टिक भी है क्योंकि किससे बन रहा है, हाथ से, और हमारे साथ में क्या प्रिजर्व कर रहा है, हेरिटेज, ट्रेडिशनल नॉलेज। और उसी तरह से अगर कभी उधर मिला था किन्नौर के शॉल को, उसका भी सेम है। तो इसका मतलब है कि इसकी रिलेवेंस क्या है, तो प्रिजर्व आर आर्टिस्टिक एंड हेरिटेज, जो हिस्ट्री है हिमाचल की। और क्या रिलेवेंस होगा, अगर इस बड़े लेवल पे जाएगा तो हिमाचल के उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू बढ़ेगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर नेशनल इंटरनेशनल बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सिलेबस में एक जगह लिखा है आपको कॉटेज इंडस्ट्री। देखो एमएसएमई अलग चीज है, तो हिमाचल अभी भी किस में काम करता है, बहुत सारी चीजों में, कॉटेज इंडस्ट्री में। तो पेपर 2 में किसकी बात की गई है, कॉटेज इंडस्ट्री की। तो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए घरों में काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से क्या बढ़ जाएगी। अब देखो एक ही चीज को आप कितने जगह यूज कर रहे हो, पेपर 1 में यूज कर रहे हो, कल्चर एंड हेरिटेज में कर रहे हो, पेपर 2 में यूज कर रहे हो किसमें, पार्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री, और पेपर 3 में तो है ही है, मार्केट बढ़ेगी, है ना। तो और लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
और अब देखो पेपर 2 में हर बार एक सवाल पूछते हैं, ये है जो सरकार का रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज है, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना, लोग आएंगे वहां पे, टूरिज्म बढ़ेगा, समझ रहे बात। तो अब जैसे मैंने यहाँ बताया, ये चीज आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो अगर एक बार आप सिलेबस समझोगे तो उसको उस ऑर्डर में फिट कर लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, है ना। सिलेबस क्या हो जाएगा, कम दिखेगा वो, फिर नहीं तो आपको हर जगह इधर उधर हाथ मारना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब देखो लास्ट जो टॉपिक है इसकी दी हुई, वो किसके ऊपर है, पूरी की पूरी टूरिज्म के ऊपर। अब धीरे धीरे हिमाचल की जो टूरिज्म जो सेंस है ना, वो चेंज होती जा रही है। अब देखो पहले टूरिज्म का मतलब क्या था, मनाली, शिमला। अब सरकार भी चाह रही है, इवन लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का रोल आ गया ना। अब लोग होटल में जाओगे शिमला में, तो आप कहाँ सेल्फी लोगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। एक बंदा चला गया होम स्टे में, वो क्या करेगा, वहाँ के लोकल सिड्डू वगैरह खाना खुना दिखेगा, और चढ़ोगा सेब का, सेल्फी लेगा, 4 लोग और तैयार हो जाएंगे, हमने भी जाना है। तो जो टूरिज्म है उसकी जो सबसे बड़ी चीज हो रही है हिमाचल में, दैट इज टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन। तो टूरिज्म क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, एक तो नहीं रहा अब ये। अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रही है तो उसके आगे अलग अलग सेगमेंट्स बनते जा रहे हैं। जैसे आज देखोगे आप, आज वाले पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किस पे पूछा गया, कल्चरल टूरिज्म पे। अब डाइवर्सिफाई कैसे हो रहा है हिमाचल में टूरिज्म, की डाइवर्सिफाई एक तो कल्चरल हो गया, और रूरल टूरिज्म हो गया, और हेल्थ टूरिज्म हो गया। और हम किस 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 मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करें, केरला वाले का। तो केरला में हेल्थ टूरिज्म के लिए लोग बहुत जाते हैं वहां पे, है ना। पंचकर्मा सुना होगा आपने, कितना फेमस चीज है। तो हिमाचल में ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती है। तो ये, और इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखोगे तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, ये इको टूरिज्म। क्लियर है बात। देखो जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि ब्यास सर्किट ऑफ इको टूरिज्म, मतलब राइट ए नोट ऑन ब्यास सर्किट ऑफ इको टूरिज्म। तो ब्यास एक पूरी सर्किट बनाता है। तो अब इसके लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है टूरिज्म के ऊपर, पर पता क्या होना चाहिए आपको, ज्योग्राफी का। तो पहले ब्यास निकलती कहां से, रोहतांग से निकलेगी, फिर जाएगी ब्यास जो वैली है, कुल्लू वैली, क्योंकि उसके ट्रिब्यूटरी भी है ना। तो कुल्लू वैली में क्या क्या पोटेंशियल है टूरिज्म के, और वो भी कौन से वाले, इको टूरिज्म, क्योंकि होम स्टे वहां पे है, वहां का कल्चर है, वहां का लोगों का ऑर्चर्ड है वहां पे। उसके बाद यही रिवर कहाँ पे आएगी, नदौन वाले एरिया में आएगी। उससे पहले कहाँ, मंडी में होगी। तो मंडी में उधर से इसकी ट्रिब्यूटरी है हूल रिवर, और हूल रिवर भी इको टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करती है, क्योंकि वो है बरोट वैली, है ना। वहां पे ट्रॉट फिशिंग वगैरह होती है, थोड़ा एडवेंचर भी आ जाता है। उसके बाद वही कहाँ आएगी, नदौन वाले एरिया में। उसके बाद अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, कांगड़ा में। कांगड़ा में पोंग डैम है, और वो बड़ी फेमस है सेंचुरी, और वेटलैंड लेक है। तो ये सारा किसको दिखा रही है, नेचर को, और साथ में क्या हो रही है, एडवेंचर। तो इस जगह आप देखोगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको तो ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जगह की नॉलेज होनी चाहिए, और कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किस कंसेप्ट की, इको टूरिज्म। और इसी के लिए जो इस बारी जो नई पॉलिसी बनी, जो हमारी मेंस वाली किताब है, जो आपको दी जाएगी 2-4 दिन में, और उसमें 2019 की जो पॉलिसी है उसमें बहुत अच्छे से फोकस किया गया किसके ऊपर, टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर। तो अब देखो इसी तरह से कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो अंदर से ही मतलब निकलेंगे। जैसे आपके सिलेबस से एक टॉपिक है अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन इन हिमाचल प्रदेश, अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन। अब अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन का मतलब क्या हुआ, जब इंसान कुछ काम करता है, थक जाता है, तो थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लेता है वो, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए क्या करेगा, वो कहीं घूमने चला जाएगा। तो हिमाचल के पास अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन के क्या पार्ट है। आज वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है हमारा, वही मेन सोर्स है अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन का, कमेंट हो सकता है ना ऐसा। अब कल्चर के क्या पार्ट है, फूड है, ड्रेस है, और ये यात्राएं हो गई, मेला हो गया, ये सारा क्या है, पार्ट ऑफ कल्चर। तो जब इंसान इन कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो साथ में क्या हो रहा है उसका, अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके इसमें से निकलेंगे। तो इसीलिए देखो ना, हर बारी क्या बोलता है यूपीएससी की तैयारी करता है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखें और थॉरो पढ़े। तो थॉरोली पढ़ने से ये होता है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपके एफर्ट्स बच जाएंगे। और एक चीज आपने क्या रखनी है ध्यान, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, कुछ वोकेबलरी होती है हर एक सब्जेक्ट की, और उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट के आपका 500, 600 शब्द ऐसे होने चाहिए जिनको आप कहीं भी यूज कर लो। क्लियर है बात। तो ये भी आपकी कलेक्शन बनती रहेगी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धीरे धीरे देखो, एकदम से सब कुछ नहीं होगा, इतना ज्यादा आपका रिलेशन बन जाएगा चीजों के साथ, बट कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, विदाउट फैक्ट्स तो बात बनेगी नहीं।
है ना। और वो फैक्ट जब आप जोड़ोगे तो सारा ये तैयार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं बताता हूँ, अगर एक बार आप घर जाके खुद एक बार सिलेबस देखना, HPG के वाला खासकर, है ना। कल हमारी फिर क्लास है, तो जो भी आपके कल डाउट हो गए कि ये आपने सिर्फ किस तरह के क्वेश्चन लाने हैं आपने कल, कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लिया कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पहले अपने सिलेबस की पूरी जानकारी हो, है ना। एटलीस्ट आप उस पर 2 बात तो बोल सके अभी बिना पढ़े, है ना। जैसे अभी मैंने बताया आपको रिक्रिएशन एंड अब्यूजमेंट, कुछ तो बोल ही दोगे। अब यहाँ पे लिखा होगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कुछ बोल दोगे, है ना। रिस्क प्रोफाइल इन हिमाचल प्रदेश, तो रिस्क की क्या प्रोफाइल है हिमाचल की, है ना। तो कहीं पे भूकंप की है, कहीं पे ग्लेशियर का है, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग का है, तो ये क्या हो गई रिस्क प्रोफाइल। सिर्फ शब्दों में बात करो, अगर आप बोलोगे कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में अगर आपको सिलेबस का थोड़ा सा नॉलेज होगा ना, तो आप चलते चलते भी चीजें सीख जाओगे। अगर मान लो आप अभी घर चले गए, आपके गांव में आंगनबाड़ी वाली औरतें कुछ खिला रही है बच्चों को, तो आप समझ सकते हो ना कि कौन सा काम कर रही है ये। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बढ़ाने की बात हो रही है इसके ऊपर। मिड डे मील दी जा रही है, लोगों की क्वालिटी। अभी देखो आप, एक लॉ पास होने वाला है कि लड़कियों की जो एज है 18 से 21 कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव है ना, कि उसको और ज्यादा फ्रीडम मिल गई है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपको शब्द का अच्छा ज्ञान होगा तो आप चलते फिरते ही पढ़ लेते हो, चीजों को समझ लेते हो। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास सिलेबस होगा। तो कई बार क्या होता है, देखो हम तैयारी तो करते हैं बिना डायरेक्शन के, कि किसी ने बोल दिया ये किताब पढ़े, वो पढ़ने लग गया, किसी ने बोल दिया ये पढ़ ले, ये पढ़ लिया। देखो ना, आपने भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो लाइब्रेरी बना दी होगी घर पे अभी तक। तो देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, किताबें पढ़े कम से कम, और ज्यादा क्या रखे, समझदारी। अब देखो जो मैंने सिलेबस की बात करी यहाँ पे, आपको लगता है क्या किताबों से आएगा सारा? समझदारी से भी आ सकता है। अब देखो जैसे पिछले साल इन्होंने बताया, क्वेश्चन पूछा कि हिमाचल के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी क्यों रही, तीसरी पार्टी क्यों नहीं आई। अब इस ये तो थोड़ी समझदारी वाली बात भी है ना। तो अगर आपके दिमाग में 1-2 शब्द पहले से ही हो गए कि जो हिमाचल बना ही ऐसे था, ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल, तो जो न्यू हिमाचल है ये तो कभी पार्ट था पंजाब का, और जो ओल्ड है न्यू पंजाब का था, ओल्ड किसका था, हिमाचल खुद था। तो वहां पे कौन एक्टिव था, प्रजामंडल। इस वजह से वैसा कुछ बन नहीं पाया। और अब देखो ना, कुछ एस्पेक्ट आप वैसे भी ले सकते हो। हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे 90% से ज्यादा लोग कौन रहते हैं, हिंदू। तो डिवीजन की कोई स्कोप ही नहीं है, रिलीजन के बेस पर क्या डिवाइड करोगे। दोनों पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ही है। यहाँ पे लिखा भी है सिलेबस में कि वोट बेस क्या है, एक ही हो गया। और तीसरी चीज क्या, कि अगर यहाँ पे कास्ट की डिवीजन भी देखते हैं ना, तो आज एक और क्वेश्चन आया है एचएस के पेपर में, कास्ट की स्ट्रक्चरिंग एंड इट्स फंक्शन हिमाचल का। तो यहाँ देखो ना, जब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ कि जो कास्ट का स्ट्रक्चर है ना हिमाचल में, भले रिजिड है बट इतना दुश्मन नहीं है। दंगे तो कम ही होता है ना, और लोग प्यार से भी रहते हैं। और कुछ कुछ रिलीजन, कुछ कुछ फेस्टिवल, कुछ कुछ मैरिज इस तरह की होती है, अगर एक कास्ट उसमें एंटर नहीं हो पाई ना, वो मानी नहीं जाएगी। तो वहां पे क्या हो गई, कास्ट के लेवल पर भी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। और हिमाचल एजुकेशन में भी आ गया है, तो इसलिए क्या है, 2 पॉलिटिकल पार्टी रहती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हिमाचल के अंदर कि यहाँ पे हमेशा एंटी इनकम्बेंसी मूवमेंट रहती है, जिसका मतलब है कि रिपीटिशन। आपने देखा होगा, हिस्ट्री देख लो आप उठा के, एक बारी कांग्रेस आएगी, इन्होंने दोस्ती कर रखी है, अब तुम अगली बारी हम। तो इस तरह से लोगों को मौका नहीं मिलता, चलो ठीक है चल रहा है चीजें। और एक शब्द आएगा यहाँ पे, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, जो सिलेबस का एक कंसेप्ट वो है, कीवर्ड है। तो अगर सब रीजनलिज्म की बात रही, तो दोनों गुट अपने अपने ग्रुप को बनाने में लगे रहे और लोगों के साथ जुड़ते रहे। तो अब देखो ना, इसमें क्या है कि जब आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आप वैसे ही कर पाओगे। अब देखो जैसे आज वाला क्वेश्चन है, मैं बताऊं कि कास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन है, ऐसे मैंने एक नजर मारी थी अभी। तो अब स्ट्रक्चर में आप क्या लिख लोगे, तो खुद बनाना पड़ेगा ना आंसर आपको। और खुद कैसे बनाओगे आप, अपनी जो पूरी एक नॉलेज की बेस रहेगी उसके ऊपर आपकी आपकी आंसर बन जाएगा।